और उसे भी बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए। अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए घुटनों तक बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक अंग को देखते देखते उसे महसूस करें, ढीला छोड़ते जाएं। घुटनों से होते हुए थाई जॉइंट तक पूरी तरह से पैरों को शिथिल कर दें। आपके दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। शरीर के पीछे के भाग अर्थात लोअर बैक को ढीला छोड़ते छोड़ते मिडल बैक तक आए। पूरी तरह से रिलैक्स करते जाएं। मिडल बैक के बाद अपर बैक और पूरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से बिल्कुल ढीला छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए। इसी तरह फ्रंट में पूरी जनेंद्रियों का भाग बिल्कुल ढीला छोड़ दें और ऊपर पेड़ों से होते हुए पूरे पेट तक एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर के एक एक अंग जैसे लीवर, किडनी, पैनक्रियास पूरे पेट से होते हुए इन अंगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। महसूस करे बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और ऊपर जाए। पूरे चेस्ट, आपके हृदय बिल्कुल शिथिल हो चुका है। दोनों कंधे बिल्कुल ढीला छोड़, दोनों हाथों की उंगलियों से होते हुए कोहनी तक एकदम ढीला छोड़ दें। कोहनी से होते हुए, बाजुओं से होते हुए दोनों कंधों तक आपके दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब गर्दन से होते हुए चेहरे की ओर ढीला छोड़ते छोड़ते चेहरे पर आए। मुंह, नाक, कान, आंखें, पूरा माथा पूरी तरह से रिलैक्स कर दें और गर्दन पीछे की ओर से पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए पूरे माथा रिलैक्स कर दें। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान हो और आपका मन एकदम शांत हो चुका है। आइए इस शांत मन के साथ हम आनापानसती ध्यान के द्वारा अपने अंतर मन की गहराई में उतरते जाएं। एक मधुर संगीत के साथ
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आपकी सरल और स्वाभाविक श्वासें हैं।
कितना सुखद और शांति का वातावरण है इस प्रातः काल में। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। इतना उगते हुए सूरज और मंद मंद हवा बह रही है, उसमें हमारे पितामह पत्री जी का बांसुरी वादन पूरी तरह से डूब जाए दोस्तों इस मधुर संगीत के साथ। अपने वर्तमान समय के एक एक क्षण का उपयोग करें। कोई घटना भूतकाल में या कोई भविष्य काल में अपना समय नष्ट न करें। जो है, जो सत्य है, वह केवल आपका वर्तमान है। तो इसका पूरी तरह से उपयोग करें। श्वासों के साथ साथ शरीर में होने वाले स्पंदनों को महसूस करें, उसके वाइब्रेशन को महसूस करें। एनर्जी को बढ़ाएं, जितना हो सके ध्यान करें और ऊर्जा को बढ़ाएं। पूरी तरह से बने रहिए अपनी श्वासों के साथ।
धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने इस भौतिक शरीर में ले आए। ध्यान के द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, साथ ही साथ हमें जगत में जितने प्राणी हैं, चाहे इस मंडल में हो या आकाश में या पानी में, जल में, हमें सबके लिए मंगल कामना करनी चाहिए। तो आइए एक बहुत सुंदर प्रार्थना के द्वारा हम सभी प्राणियों को मंगल मैत्री दें। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। लास्ट 2 मिनट्स बने रहें इस खामोशी के साथ। आइए हम पिता महापत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। माँ अवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद दें, प्रकृति को,
प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दे, माँ वसुंधरा को धन्यवाद दे, जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दे, अपने आप को धन्यवाद दे। इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को धन्यवाद दे, सबको थैंक यू बोले। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और बंद आंखों के ऊपर रखते हुए महसूस करें इसके ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। आँखों को बंद रखते हुए अपनी हथेलियों को चेहरे पर घुमाएं, गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ पूरी हाथ की उंगलियों तक, चेस्ट, पेट, पीठ, कमर, दोनों थाइस, घुटने, पूरी दोनों पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से अपने हाथों को फिराए और फिर बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोले दोस्तों, अपने आप को शाबाशी दे, अपने आप को थैंक यू बोले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आइए दोस्तों, अब हम आज से एक नई पुस्तक जिसका नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, आज से हम इस पर स्वाध्याय करेंगे। अगर सब लोग अपना वीडियो भी खोल लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं प्रस्तावना से पढ़ती हूँ, शुरू करती हूँ। मैं मानता हूँ कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। संभवतः जब कोई घटना घटती है तब उसके कारण को समझने के लिए हमारे पास न तो अंतर्दृष्टि और न ही भविष्य दृष्टि होती है, लेकिन समय और संयम के साथ यह रोशनी में आ ही जाती है। यही कैथरीन के साथ था। मैं उससे पहली बार 1980 में तब मिला जब वह 27 वर्ष की थी। अपनी बेचैनी, आतंक के दौरों और डरों का निदान खोजती हुई वह मेरे ऑफिस में आई थी। यद्यपि ये रोग लक्षण उसे उसके बचपन के समय से घेरे हुए थे, पर पिछले कुछ समय से वे बेहद भयावह हो गए थे। हर दिन वह खुद को भावनात्मक रूप से ज़्यादा असहाय और कुछ भी करने में अक्षम पाती थी। मतलब इतनी असहाय थी वह कि कुछ नहीं कर पाती थी। वह भयभीत थी। वह उसकी हताशा को समझा जा सकता था। उस दौर में उसके जीवन में फैली अव्यवस्था के विपरीत मेरा जीवन ठीक ढंग से आगे बढ़ रहा था। मेरी अच्छी शादीशुदा जिंदगी थी, 2 बच्चे थे और एक फलता फूलता भविष्य था। शुरुआत से ही मेरा जीवन हमेशा एक सीधे रास्ते पर चलता नजर आता था। मैं एक प्यारे से घर में पला और बढ़ा। शैक्षणिक सफलता बड़ी आसानी से मेरे हक में आती गई और कॉलेज के दूसरे साल में मैंने फैसला कर लिया कि मुझे एक मनोचिकित्सक बनना है। ये लेखक का जो परिचय है
किस तरह से उसे प्रस्तावना कहते हैं वो पढ़ रही हूँ मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से सन 1966 में ही फी बेटा कप्पा मैग्ना कम लाउडे ग्रेजुएट बना था। इसके बाद 1970 में मैंने येल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन से एमडी की डिग्री प्राप्त की। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी बेलीव्यू मेडिकल सेंटर से इंटर्नशिप करने के बाद मैं येल लौट आया ताकि मनोचिकित्सक में अपना अस्पताल प्रशिक्षण पूरा कर सकूं। उसके पूरा होने पर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में एक शिक्षक का पद स्वीकार कर लिया। उसके 2 साल बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के शिक्षक दल में शामिल होकर साइकोफार्मेकोलॉजी विभाग के प्रमुख के पद पर पहुंचा। वहां पर मैंने जीव वैज्ञानिक मनोचिकित्सा और पदार्थ दुरुपयोग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। यूनिवर्सिटी में 4 साल पूरे करने के बाद मुझे मेडिकल स्कूल में एसोसिएटेड प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत कर दिया गया और मियामी में ही यूनिवर्सिटी से संबंधित एक बड़े अस्पताल में मनोचिकित्सा विभाग का प्रमुख बना दिया गया। उस समय तक मेरे अपने कार्य क्षेत्र में मेरे 37 वैज्ञानिक पर्चे और किताबों के अध्याय प्रकाशित हो चुके थे। वर्षों के अनुशासित अध्ययन ने मेरे दिमाग को एक वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के रूप में सोचने के लिए प्रशिक्षित कर दिया था। मुझे अपने पेशे के संकीर्ण तौर तरीकों के सांचे में ढाल दिया था। मैं हर उस बात को संदेह की नज़र से देखता था जो पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों से सिद्ध नहीं हो सकती थी। मैं परामनोवैज्ञानिक से जुड़े हुए अध्ययनों के बारे में जानना चाहता था जो कि देश भर के विश्वविद्यालयों में हुए थे, लेकिन वे मेरा ध्यान नहीं खींच पाए। वह सब मुझे बहुत अस्वाभाविक लगता था। मतलब उन्हें मनोवैज्ञानिक तो होता है, लेकिन उससे भी दूर का जो देख सके। इसके बाद मैं कैथरीन से मिला। 18 महीनों तक मैंने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हुए उसके रोग लक्षणों को दूर करने की कोशिश की। जब लगा कि कोई तरीका काम नहीं आ रहा तो मैंने सम्मोहन आजमाया, हिप्नोटिज्म। सम्मोहन की गहन विश्रांतिपूर्ण अवस्थाओं के दौरान कैथरीन ने पूर्व जन्मों की स्मृतियों को याद किया, जो कि उसके रोग लक्षणों की मूल वजह भी सिद्ध हुई। वह अति विकसित दिव्यात्मा स्वरूपों से जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक वाहक भी बने और उसने जीवन और मृत्यु के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाया। कुछ ही महीनों के बाद उसके रोग लक्षण लुप्त हो गए और वह फिर से अपने जीवन में लौट आई, खुश और इतनी शांत जितनी पहले कभी नहीं थी। मेरी पृष्ठभूमि में किसी ने भी मुझे इस सब के लिए तैयार नहीं किया था। जब ये घटनाएं सामने आ रही थी, मैं पूरी तरह से अचंभित था। जो कुछ हुआ उसकी व्याख्या करने के लिए मेरे पास कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। इंसानी मस्तिष्क को लेकर इतना कुछ है जो हमारी समझ से बहुत आगे है। संभवतः सम्मोहन के अंदर कैथरीन अपने अवचेतन दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रही होगी। उसमें उसके पूर्व जन्मों की स्मृतियां संग्रहित थी, या संभवतः वह उस जगह फंस गई थी जिसे मनोविश्लेषक कार्ल जुंग ने सामूहिक अवचेतना का नाम दिया है। एक ऐसा ऊर्जा स्रोत
जो हमें चारों ओर से घेरे रहता है और संपूर्ण मानव जाति की स्मृतियों को संजोए रखता है। वैज्ञानिकों ने इसके जवाब ढूंढने शुरू कर दिए हैं। एक समाज के रूप में हमने मस्तिष्क के रहस्यों, आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता तथा वर्तमान जीवन के व्यवहार पर पूर्व जन्मों के अनुभवों के प्रभाव पर शोध करके बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। स्पष्ट रूप से खासकर चिकित्सा, मनोचिकित्सा, ब्रह्म विद्या और दर्शन शास्त्र के कई क्षेत्र में शाखाएं अनंत हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कठिन वैज्ञानिक शोध अभी अपनी नवजात अवस्था में है। जानकारियों को उजागर करने के लिए बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन प्रक्रिया धीमी है और उसमें वैज्ञानिकों और नौसिखिए तरह के लोगों का बहुत ही प्रतिरोध भी झेलना पड़ता है। पूरे इतिहास को देखें तो मानव को हर बदलाव पर, हर विचार को अमल में लाने पर प्रतिरोध झेलना पड़ता है। कई ऐतिहासिक जनश्रुतियाँ इन उदाहरणों से भरी पड़ी है। जब गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं को खोज की तो उस काल में अंतरिक्ष विज्ञानियों ने उससे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन चंद्रमाओं का अस्तित्व उनकी स्वीकृत आस्था के विरोध में था। यही अब इन मनोचिकित्सकों और अन्य उपचारकों के साथ है, जो कि शरीर की मौत के बाद आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म की स्मृतियों के विचार योग प्रमाणों को जांचने और उसका मूल्यांकन करने से मना कर देते हैं। उनकी आंखें मजबूती से बंद है। मतलब कोई भी इसे सच मानने के लिए तैयार नहीं है कि आत्मा, उसका अस्तित्व है, पुनर्जन्म होता है। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो वैज्ञानिक लोग भी इसको मानते हो जाएंगे। यह किताब परामानव वैज्ञानिक के क्षेत्र में चल रहे शोध कार्यों में मेरा एक छोटा सा योगदान है, खासकर उस शाखा के लिए जो जन्म से पूर्व और मृत्यु उपरांत अनुभवों से संबंधित है। हर एक शब्द जो आप इसमें पढ़ रहे होंगे सच है। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा है और केवल उन्हीं हिस्सों को उठाया है जिनका दोहराव हुआ है। मतलब उन्होंने पूरे अक्षर पूरा इन्होंने उनके शब्दों में लिखा है, जो रिपीट हुआ है सिर्फ उसे उन्होंने हटाया है। मैंने कैथरीन की पहचान को गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से थोड़ा बदल किया है। जो पेशेंट है उसकी गोपनीयता रखा है, बाकी सब एज इट इज़ है। जो कुछ भी हुआ उसे कलम बंद करने में मुझे 4 साल लगे। ऐसे 4 साल जिनमें मैंने इस अप्रामाणिक जानकारियों को जाहिर करने के लिए प्रोफेशनल जोखिम लेने का साहस जुटाया। मतलब जो सब बिलीव नहीं करते उसको प्रोफेशनल बनाने के तरीके से और प्रॉपर तरीके से करने के लिए उन्होंने अपने व्यवसाय को, अपने प्रोफेशनल को भी उन्होंने संकट में डाला कि शायद कोई क्लेम करे, कोई इस तरह से। अचानक ही एक रात जब मैं नहा रहा था, मुझे इस अनुभव को कागज पर लिखने को विवश किया गया। मेरे अंदर यह सशक्त भावना जागी कि यही सही समय है और इन जानकारियों को ज़्यादा दिन रोक कर नहीं रखना चाहिए। जो सबक मैंने सीखा उसका मतलब यह था कि बजाय अपने तक छुपाए रखने के, अनुभव को दूसरों के साथ बांटा जाए। यह ज्ञान कैथरीन के माध्यम से प्राप्त हुआ और अब मुझसे होकर आगे जाएगा। मुझे पता था कि अनश्वरता और जीवन के जो सही मायने मुझे समझ आए हैं उन्हें सिद्ध करना इस अनुभव को न बांटने पर मुश्किल हो जाएगा।
मतलब इस अनुभव को तो बांटना ही पड़ेगा। मैं झटपट नहाकर बाहर निकला और उन ऑडियो टिप्स को लेकर अपने डेस्क पर जा बैठा जो मैंने कैथरीन के साथ अपने सत्रों में बनाए थे। उन्होंने जो रिकॉर्डिंग किए थे कैथरीन के साथ, उन सबको कलमबद्ध, मतलब एक पुस्तक के रूप में लिखने की शुरुआत करना। अल सुबह के घंटों में मैंने अपने बुजुर्ग हंगरीवासी दादाजी के बारे में सोचा, जो कि मेरी किशोर अवस्था में चल बसे थे। जब कभी मैंने उन्हें बताया कि मुझे कोई जोखिम लेने में डर लग रहा है, बहुत पहले अपने यंग टाइम में उन्होंने अपने दादा से बात की होगी, उन्होंने प्यार से मेरा हौसला बढ़ाते हुए अंग्रेजी का यह पसंदीदा वाक्य दोहरा दिया था, व्हाट द हेल। ये शब्द उनके दादाजी ने उनको बताया था। तो इस तरह से जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर ब्रायन विज, और इसका उनका ये प्रस्तावना है। तो आज हम एक अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय पहला। पहली बार जब मैं कैथरीन से मिला था तो वह चटकीले लाल रंग की ड्रेस पहने थी और अधीरता से भरी मेरे ऑफिस के प्रतीक्षा कक्ष में एक पत्रिका को के पन्ने पलट रही थी। उसकी सांस उखड़ी सी लग रही थी। पिछले 20 मिनट से वह मनोचिकित्सा विभाग के मेरे ऑफिस के बाहर गलियारे में चहलकदमी करते हुए मुझसे मिलने व दूर भाग न जाने के लिए अपने आप को मनाने का प्रयास कर रही थी। मतलब ये जो कैथरीन है वो इस जो रूम है उसकी आगे गलियारे में, मतलब पैसेज में इधर से उधर घूम रही थी और अपने आप को तैयार कर रही थी कि मैं मिलूं या ना मिलूं। इस तरह से समझ आ रहा है ना, वर्ड्स तो पूरे। हाँ। ओ, मैं बाहर निकला और प्रतीक्षा कक्ष में जाकर उससे मिला। अभिवादन के तौर पर मैंने उससे हाथ मिलाया। मैंने ध्यान दिया कि उसके हाथ ठंडे और गीले हैं और वे उसकी बेचैनी को जाहिर करते थे। वास्तव में उसे मुझसे मिलने की इच्छा शक्ति जुटाने में 2 महीने से ज़्यादा समय लग गया। सिर्फ मिलने के लिए 2 महीने का समय लगा, जबकि मेरे ही स्टाफ के 2 डॉक्टरों ने उसे सलाह दी थी और ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन पर वह भरोसा करती थी। अंततः वह मेरे ऑफिस में पहुंच गई थी। कैथरीन एक असाधारण आकर्षण वाली युवती है। उसके पतले बाल मध्यम लंबाई के हैं और आंखें हल्की भूरी। जिस अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग का मैं प्रमुख था, कैथरीन वहाँ बतौर लैब तकनीशियन काम करती थी। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए वह उन दिनों तैरने के कपड़ों की मॉडलिंग भी किया करती थी। मैं उसे अपने ऑफिस में लेकर गया तथा चमड़े की एक बड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। मैं उसके सामने रखी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एक अर्धगोलाकार डेस्क हम दोनों के बीच अंतर को पाट रही थी। मतलब दोनों के बीच में एक हाफ गोलाकार एक डेस्क था। कैथरीन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर चुपचाप बैठी थी। उसे पता नहीं था कि बात कहाँ से शुरू करनी है। मैंने भी इंतज़ार किया और उसे पहले शुरुआत का मौका दिया, लेकिन वह कुछ मिनट इंतज़ार करने के बाद भी जब वह कुछ नहीं बोली तो मैंने उसके अतीत के बारे में पूछताछ शुरू की। इस पहली मुलाकात के दौरान हमने यह जानने की कोशिश शुरू की कि वह कौन है और मुझसे किस वजह से मिलने आई है। मेरे सवालों के जवाब में कैथरीन ने अपने जीवन की कहानी पर से पर्दा हटाया। एक भाई और एक बहन के बीच पैदा हुई
कैथरीन एक कट्टर कैथोलिक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि मैसाचुसेट्स के एक छोटे से कस्बे में रहता था। भाई उससे 3 साल बड़ा था। वह बहुत कसरती था और उस आज़ादी के पूरे मज़े लेता था, जो कैथरीन को कभी नहीं मिली। उसकी छोटी बहन भी माँ-बाप की लाडली थी। जब हमने उसकी बीमारी के लक्षणों के बारे में बातें करना शुरू किया, तो वह एक उल्लेखनीय तनाव और व्यग्रता से घिर गई। तेजी से बोलते-बोलते वह आगे की ओर झुक गई थी और अपनी कोहनियों को सामने पड़ी मेज पर टिका दिया था। उसका जीवन आशंकाओं के बोझ से लदा पड़ा था। उसे पानी से डर लगता था। वह गोली लेने में डरती थी कि कहीं वह उसके गले में न अटक जाए। वह हवाई जहाज में बैठने से डरती थी। अंधेरा उसे नापसंद था और मौत का डर उसे हमेशा सताता था। अभी-अभी उसका भय और अधिक बिगड़ने लगा था। खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए वह अपने अपार्टमेंट में दरवाजे से सटकर सोती थी। उसे बिस्तर में जाने के 2-3 घंटे तक नींद नहीं आती थी। नींद लगती थी भी तो बहुत कम समय के लिए और टुकड़ों में बटी होती थी। बचपन से उसके पीछे लगे डरावने सपने और नींद में चलने की उसकी आदत फिर से लौट रही थी। जैसे-जैसे उसके डर और उसके लक्षण उसे और अधिक असहाय बना देते रहे थे, वैसे-वैसे निराशा उस पर हावी होते जा रही थी। जैसे-जैसे कैथरीन अपनी व्यथा कहती गई, वैसे ही वैसे मुझे अंदाजा होता गया कि वह कितनी बुरी तरह से पीड़ित है। पिछले कई सालों से मैं कैथरीन जैसे कई मरीजों को उनके डर की यंत्रणाओं से मुक्ति दिलाने में मदद कर रहा हूँ। मतलब कई ऐसे पेशेंट आए उनके पास जो डरते थे और उस डर से इस लेखक ने उनको मुक्ति दी थी। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं कैथरीन की हर संभव मदद कर सकूंगा। तय हुआ कि उसकी समस्याओं के वास्तविक स्रोत को ढूंढने के लिए हम उसके बचपन को खोजें। सामान्यतः इस तरह की सूक्ष्म जांच बेचैनी को हल्का करती है। जब जरूरी होगा और वह गोली निगलने लायक होगी, तो मैं उसे आराम पहुंचाने के लिए कुछ हल्की तनावहारी दवाइयाँ दूंगा। कैथरीन के लक्षणों को देखते हुए यह एक प्रमाणिक किताबी उपचार था। असहनीय दर्द, डर और घबराहट से पीड़ित अपने मरीजों को राहत दिलाने के लिए मैं तनाव हारी या मस्तिष्क शामक दवाइयों का इस्तेमाल करने में झिझकता नहीं हूँ। हालांकि अब मैंने उनका प्रयोग बहुत कम कर दिया है। अब कभी-कभार एकमात्र विकल्प की स्थिति में मैं उन्हें आजमाता हूँ। मतलब दवाई वगैरह नहीं देते, जब बहुत ज़रूरत होती है तभी ये लेखक जो है वो उन्हें दवाई देते हैं। कोई दवा ऐसे लक्षणों की जड़ तक नहीं पहुंच सकती। कैथरीन और उस जैसे बाकी लोगों के साथ मेरे अनुभवों ने इस तथ्य की पुष्टि की है। अब मैं जानता हूँ कि ऐसे लक्षणों को दबाने या छुपाने की बजाय इनका उपचार किया जा सकता है। पहले सत्र के दौरान मेरी कोशिश यही थी कि उसे धीरे से उसके बचपन में ले जाऊं, क्योंकि कैथरीन अपने बचपन की कुछ घटनाएं अद्भुत ढंग से दोहराती थी। अतः उसके दमन पर विजय पाने हेतु मैंने मन ही मन सम्मोहन चिकित्सा का संभावित सरल मार्ग विचार कर लिया था। हालांकि उसे अपने बचपन का कोई पीड़ादायक वाकया याद नहीं आ रहा था,
जो उसके वर्तमान जीवन में डर की महामारी का कारण बताए। मतलब इतनी डरी हुई कैथरीन थी, लेकिन फिर भी उसे बचपन बातें बोल रही थी, लेकिन कोई ऐसा वाक्य उसे याद नहीं आ रहा था। बीते कल को याद करने जब उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, तो उसके दिमाग में यादें टुकड़ों टुकड़ों में उभरने लगी। उसे याद आया कि जब वह 5 साल की थी, तो किसी ने उसे स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड से धक्का दे दिया था। वह दर्द से कराह उठी थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि इससे पहले भी पानी में रहना उसे कभी अच्छा नहीं लगा था। जब वह 11 साल की थी, तो उसकी माँ भयानक हताशा के दौर से गुजर रही थी। मतलब डिप्रेशन, उसकी माँ को डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा। उसकी माँ परिवार से कट गई थी और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें बिजली के झटके देने मनोचिकित्सक के पास ले जाना पड़ता था। इसके बाद उसकी माँ को कुछ भी याद रख पाने में मुश्किल होती थी। माँ के साथ इस अनुभव ने कैथरीन को बुरी तरह से हिला दिया था। जब उसकी माँ की सेहत में कुछ सुधार हुआ और वह सामान्य होती दिखी, तो कैथरीन ने बताया कि उसका डर जाते रहे। उसके पिता को शराब की पुरानी लत थी और कई बार उसके भाई को उन्हें स्थानीय शराबखानों से उठाकर लाना पड़ता था। बढ़ती लत के कारण घर में माँ के साथ उसकी अक्सर लड़ाई होती थी। इन्हीं सबका सामना करने के बाद वह चिड़चिड़ी और एकाकी हो गई। हालांकि कैथरीन ने इसे एक स्वीकार्य पारिवारिक चलन के रूप में देखा। दूसरी ओर कैथरीन के लिए घर से बाहर के हालात कुछ बेहतर थे। वह हाई स्कूल में पढ़ती थी और अपने दोस्तों के साथ आसानी से घुल मिल जाती थी। इनमें से कईयों को तो वह वर्षों से जानती थी। बावजूद इसके उसे उन पर भरोसा करने में मुश्किल होती, जो उसकी छोटी सी मित्र मंडली के बाहर के होते थे। मतलब अपने सभी मित्रों से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाती थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी जब कोई मित्र मिलते हैं तो उनसे वह कंफर्ट होने में उसे टाइम लगता था। उसका धर्म सरल और बेदाग था। वह पारंपरिक कैथोलिक विचारधारा पर भरोसा करते हुए बड़ी हुई। उसे अपनाने के दौरान उसकी विश्वसनीयता और वैधता पर उसने कभी शक नहीं किया। उसका भरोसा था कि यदि आप अच्छे कैथोलिक हैं और आस्था के साथ धर्म पर चलते हैं, तो ईश्वर आपको स्वर्ग में जगह देगा। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर और उसके पुत्र का अंतिम फैसला है। यदि आप ऐसे नहीं हैं, तो फिर आपको बुरी जगह या नरक में स्थान मिलेगा। कुछ समय बाद पता चला कि कैथरीन पुनर्जन्म की बातों पर भरोसा नहीं करती है। हालांकि हिंदू धर्म के बारे में उसने थोड़ा कुछ पढ़ा था। पुनर्जन्म का विचार उसकी पढ़ाई लिखाई व समझ के विपरीत था। उसने कभी पारलौकिक या किसी पथ, तंत्र, मंत्र विशेष से संबंधित साहित्य नहीं पढ़ा था और उसमें उसकी रुचि भी नहीं थी। वह तो सिर्फ अपने विश्वास में ही निश्चित थी। मतलब कैथोलिक में जो है कि यीशु ने जो बोल दिया, यीशु ने वही सत्य है, तो उसके अनुसार ही वो चलती थी और उनको मानती थी, उसमें उसकी आस्था थी। उसने थोड़ा बहुत पढ़ा था हिंदू धर्म के बारे में कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन मानती नहीं थी, सिर्फ उसने पढ़ा था। हाई स्कूल के बाद कैथरीन ने 2 साल तक एक तकनीकी कोर्स किया और लैब तकनीशियन बन गई। अपने पेशे के ज्ञान और टेम्पा शहर में बस चुके अपने बड़े भाई के प्रोत्साहन से कैथरीन को मियामी के एक बड़े अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। वह यह अस्पताल
मियामी स्कूल ऑफ मेडिसिन से अनुबंधित था। सन 1974 के बसंत के महीने में जब उसने मियामी के लिए विदा ली, तब उसकी उम्र 21 साल की थी। अपने उस छोटे कस्बे में कैथरीन का जीवन मियामी के जीवन से ज़्यादा आसान था। फिर भी वह खुश थी, क्योंकि अब वह पारिवारिक समस्याओं से दूर भाग गई थी। मतलब उसके पिता का शराब पीकर घर आना, माँ डिप्रेशन में जाने के बाद थोड़ा ठीक हो गई थी। इस सब पारिवारिक परेशानियों से खुश थी कि मैं अब दूर हूँ। मियामी में वह अपने मियामी में अपने पहले साल में कैथरीन स्टुअर्ट से मिली। शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता स्टुअर्ट यहूदी था। कैथरीन ने पाया कि वह उन सभी लोगों से बिल्कुल अलग था जिनके साथ अब वह मिली थी। वह एक तेज तर्रार, ताकतवर और सफल चिकित्सक था। उन दोनों के बीच एक अति सम्मोहक संबंध था, लेकिन यह तूफानी व दृढ़ बंधन था। उसमें ऐसा कुछ था जिसने उसके उत्साह को बढ़ा दिया और उसे जगा दिया, जैसे कि उसे मंत्रमुग्ध कर दिया गया हो। करीब 6 साल तक उन दोनों के संबंध सजीव बने रहे, लेकिन बाद में कैथरीन उसके व्यवहार को सहन न करने की स्थिति में आ गई। स्टुअर्ट उसके साथ ठीक से पेश नहीं आता था। वह उसके झूठ, वादा खिलाफी और बनावटीपन पर बहुत गुस्सा होती थी। मुझसे मिलने के कई महीने पहले कैथरीन को गले की सर्जरी, जो वोकल कॉर्ड होता है, कि उस सर्जरी से गुजरना पड़ा। सर्जरी के पहले भी वह बहुत परेशान थी, पर सर्जरी के बाद में जब उसे रिकवरी रूम में ले जाया गया तो उसने हदें पार कर दी। वह इतनी घबराई और परेशान थी कि नर्सिंग स्टाफ को उसे शांत करने में कई घंटे लग गए। अस्पताल में रिकवरी के बाद वह डॉक्टर एडवर्ड पुले से मिली। एडवर्ड एक सहृदय शिशु विशेषज्ञ थे, जो कि कैथरीन से अस्पताल में काम के दौरान मिले थे। उन दोनों ने बहुत जल्दी महसूस किया कि उनमें नज़दीकियां हैं, और जो बाद में एक गहरी दोस्ती में बदल गई। कैथरीन एडवर्ड से खुलकर बातें करती थी। वह उन्हें अपने डर, स्टुअर्ट से अपने संबंधों और वे सारे अनुभव बताती थी जिनसे लगता था कि उसका अपने जीवन पर से नियंत्रण खत्म हो रहा है। एडवर्ड ने भी उसे जोर देकर कहा कि वह मुझसे ही मिले, मेरे किसी दूसरे सहयोगी से नहीं। जब एडवर्ड ने मुझसे मिलकर इस बारे में बताया तो उसने साफ कर दिया कि वह सोचता है कि कैथरीन को केवल मैं ही सही ढंग से समझ पाऊंगा। हालांकि वहाँ ऊंची साख वाले बहुत हुनरमंद मनोचिकित्सक भी थे। बावजूद एडवर्ड की सलाह के कैथरीन ने मुझसे अब तक संपर्क नहीं किया था। 8 हफ्ते गुजर गए। मैं भी मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख होने के नाते अपनी व्यस्त प्रैक्टिस के दौरान एड के फ़ोन को बिल्कुल भूल ही गया। उधर कैथरीन के डर और उसकी आशंकाएं बुरी दिशा में पहुंच चुके थे। हमारे यहाँ के सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर फ्रैंक एकर कैथरीन को कई सालों से जानते थे। वे जब भी उसकी लैब में जाते थे तो बड़ी खुश मिजाजी के साथ जाते थे। उन्होंने भी ध्यान दिया कि पिछले कुछ समय से कैथरीन दुखी है। फ्रैंक ने उसके दुख को भांप लिया था। कई बार उन्होंने इस बारे में उससे बात करने की कोशिश की, पर हर बार वे झिझक कर रह जाते थे। 1-2 बार जब फ्रैंक पास ही में एक जगह व्याख्यान देने के लिए गए तो लौटते में उन्होंने सड़क की दूसरी तरफ कैथरीन को देख तेजी से हाथ हिलाया। अपनी कार की खिड़की से सर निकालकर जोर से चिल्लाए, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी डॉक्टर विज से मिलो, कोई लेट लतीफ़ी मत करो। हालांकि अपने इस व्यवहार को लेकर फ्रैंक खुद भौचक्के थे, क्योंकि सर्जन अक्सर जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे।
गुजरते वक्त के साथ कैथरीन के दर्द भरे हमले और उसकी बेचैनी भी बढ़ती ही जा रही थी। उसे दो डरावने सपने अक्सर दिखाई देने लगे थे। पहले सपने में जब वह कार में एक पुल पर से गुजर रही होती थी तो वह टूट जाता है। उसकी कार पानी में गिर जाती है और वह उसी में फंसकर डूबने लगती है। दूसरे सपने में वह खुद को एक गहरे काले अंधेरे कमरे में बंद पाती है। वह उसमें रखी चीजों के ऊपर गिरती पड़ती बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाती है। इन सब के बाद आखिरकार वह मुझसे मिलने आती है। कैथरीन के साथ अपने पहले सत्र में मुझे जरा भी नहीं लगा कि इसके बाद मेरा जीवन इतना बदलने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी डेस्क के दूसरी ओर बैठी उलझन से भरी वह युवती मेरे लिए एक ऐसे उत्प्रेरक का काम करेगी और मैं फिर ऐसा कभी नहीं रह पाऊंगा। तो आज का यह हमारा पहला अध्याय यहाँ पे पूरा होता है।